आज के इस वीडियो में मैं मोहन साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज जमशेदपुर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम अबुल फजल एवं अकबरनामा के बारे में चर्चा करेंगे। यह विषय सेमेस्टर 4 के छात्रों के लिए एवं सेमेस्टर 3 के सहायक विषय में जिन्होंने लिया है, सामान्य विषय में जिन्होंने इतिहास लिया उनके लिए है। दोनों ही सेमेस्टर के छात्रों के जो पेपर हैं उनका नाम है भारत के इतिहास 1526 से 1707 ईस्वी। अर्थात इस पेपर में मुख्य रूप से मुगल काल के बारे में ही चर्चा की जाएगी। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से अबुल फजल से संबंधित भूमिका, अबुल फजल की जीवनी, उसका प्रारंभिक जीवन, अकबर के साथ उसकी भेंट वार्ता या मुलाकात, मृत्यु, अबुल फजल की मृत्यु, अबुल फजल की लेखन शैली जो उसके अबुल फजल के अंतर्गत आएंगे, उसके बाद अकबरनामा, अबुल फजल की अन्य रचनाएं, इसके बारे में बात करेंगे और अंत में हम लोग अबुल फजल के मूल्यांकन करेंगे। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंत में इस विषय संबंधित कुछ सवालों को भी रखने का प्रयास किया गया है। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और जिन छात्रों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं भूमिका में मध्यकाल का जो समय है 1206 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। तो इसके अंतर्गत हम लोग विशेष करके मुगल काल के बारे में बात करेंगे और उसमें भी विशेषकर अकबर के काल में। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं कि मध्यकाल का भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषकर इतिहास लेखन के क्षेत्र में इस काल में काफ़ी प्रगति देखने को मिलती है। प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में काफ़ी अधिक संख्या में ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई जिसमें घटनाओं को काल क्रमानुसार वर्णन किया गया। जैसा कि कहा गया, प्राचीन काल में जो स्रोत हमें प्राप्त हुए, जो साहित्यिक स्रोत प्राप्त हुए, उनमें घटनाओं का जो क्रम था वो क्रमानुसार नहीं होता था। उनमें कई सारी ऐसी घटनाओं का भी उल्लेख किया जाता था जिनका वास्तविक घटनाओं से कोई संबंध नहीं था, अर्थात काल्पनिक घटनाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाता था। परंतु मध्यकाल में ऐसी नहीं थी। इस कारण मध्यकाल ऐसी नहीं थी क्योंकि मध्यकाल में जो ग्रंथों की रचना की गई वे कालक्रम अनुसार होती थी। उन्हें घटना के अनुसार, वर्ष के अनुसार सजाकर एक मापक के आधार पर उसे तैयार किया जाता था। इस कारण मध्यकाल को ऐतिहासिक ग्रंथों की दृष्टि से पर्याप्त समृद्धि का काल कहा जा सकता है। मध्यकाल के अंतर्गत सल्तनत काल में रचित ग्रंथों से दिल्ली सल्तनत के उत्थान एवं पतन का विवरण प्राप्त होता है, परंतु मुगल काल में सल्तनत कालीन ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना ने विकसित रूप धारण कर लिया। इस काल में फारसी एवं भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में जैसे मलयालम, तेलुगु, गुजराती, बंगला आदि भाषाओं में अनेक ग्रंथों की रचना हुई। इस काल में शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई जिसे मुगल कालीन इतिहास के विभिन्न पक्षों की सूचना प्राप्त होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में लिखित प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी थी जिसमें घटनाओं को क्रमानुसार सजाया गया था। उसके पूर्व जो ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई जिसे ऐतिहासिक हम मानते हैं, उनमें इस तरह के व्यवस्थाओं का अभाव था। इस कारण प्राचीन काल के कई ग्रंथों को ऐतिहासिक ग्रंथों की सूची में शामिल नहीं किया था।
यद्यपि उनका प्रयोग स्रोतों के रूप में किया जाता है, परंतु उन्हें शुद्ध साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। तो मुगल काल, विशेषकर अकबर के काल से संबंधित कई ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें अब्दुल कादिर बदायूनी की मुंतखब-उत-तवारीख, निजामुद्दीन बख्शी की तबक़ात-ए-अकबरी, हाजी मोहम्मद आरिफ की तारीख़-ए-मुहम्मद, अब्बास खां सरवानी की तोहफ़ा-ए-अकबर शाही आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इन सभी रचनाओं में अकबरनामा, जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी, का एक अलग स्थान है, जिससे हम अकबरकालीन इतिहास की सही सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें सूचना प्राप्त होती है। अर्थात अकबरनामा का स्थान विशेषकर अकबरकालीन इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इसका। अबुल फजल का प्रारंभिक जीवन। अकबरकालीन इतिहास का अध्ययन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में अकबरनामा को माना जाता है, जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी। मुगल काल के समकालीन इतिहासकारों तथा वृत्तांतकारों में अबुल फजल का विशिष्ट स्थान है। यह अकबर के नवरत्नों में एक था। अबुल फजल ने मध्यकालीन इतिहास लेखन में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था, इसके पुरखे 15वीं शताब्दी के आसपास नागौर में बस गए। 1506 ईस्वी में अबुल फजल के पिता शेख मुबारक का जन्म हुआ। शेख मुबारक को अपने जमाने के बड़े-बड़े विद्वानों के साथ बैठने का मौका मिला। शेख मुबारक सूफी विचारधारा का एक उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। शेख मुबारक के परिवार को महदवी और सिया का नाम दिया गया था। शेख मुबारक और उसके परिवार ने 2 दशकों से भी अधिक समय तक कट्टर उलमाओं के हाथों उत्पीड़न और अपमान का सामना करना पड़ा था। चूँकि शेख मुबारक का परिवार उदारवादी प्रवृत्ति का था और वे इस्लामिक धर्म के जो कट्टरवादी जो विचारधारा थे, उनके वे समर्थन नहीं करते थे। इस कारण जो कट्टर उलेमा थे, उनको सताया करते थे। इस कारण उन्हें काफ़ी उत्पीड़न अपमान का सामना करना पड़ा। लगभग 1543 ईस्वी में शेख मुबारक आगरा आया और यहाँ एक मदरसा की स्थापना की। इसी स्थान पर अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 ईस्वी में हुआ। वह शेख मुबारक के 8 पुत्रों में दूसरे क्रम में था। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि शेख मुबारक के कुल 12 बच्चे थे, जिनमें 8 पुत्र थे और 4 पुत्रियाँ थीं, और इन 8 पुत्रों में शेख मुबारक अबुल फजल का स्थान दूसरा था। अबुल फजल का बचपन काफ़ी परेशानियों से भरा हुआ था। उसने अपने बाल्यकाल से अपने पिता एवं परिवार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हुए देखा। इस घटना ने उसमें सहनशीलता, विनम्रता, धैर्य तथा सहिष्णुता के गुणों को जन्म दिया। जैसे वह बड़ा हुआ, भगवान से डरने वाला तथा खुले दिमाग वाला एक आदर्श चरित्र युवक बना। उसने अपने पिता की तरह एक शिक्षक के रूप में जीवन प्रारंभ किया। क्योंकि अबुल फजल में काफ़ी अच्छे गुणों का युवक था, इस कारण शेख मुबारक और उसके बड़े भाई फैजी ने 1574 ईस्वी के अंत में अकबर से इसका परिचय कराया। बादशाह बड़े आदर के साथ उससे मिला। यह भेंट उसके जीवन तथा दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई। अबुल फजल अपनी सूझबूझ और विचारों की उदारता के कारण बहुत ही जल्दी बादशाह के निकट आ गया। अबुल फजल ने 20 के मनसबदार के रूप में दरबारी की दास्तां को स्वीकार कर लिया। अर्थात जब दरबार में उसे स्थान दिया गया तो सर्वप्रथम उसे 20 मनसबदारों का पद दिया गया। 1585 ईस्वी में 10,000 का मनसबदार प्राप्त हुआ और 1602 ईस्वी में 50,000 के मनसबदार के पद पर प्रोन्नति दी गई। इसी अवधि में अबुल फजल को अकबर ने प्रधानमंत्री के पद पर भी आसीन किया। अबुल फजल ने अकबर पर काफ़ी प्रभाव डाला, जिसके कारण अकबर ने उसे अपना मित्र, दार्शनिक तथा अपने व्यक्ति तथा राज्य के मामलों की व्यवस्था का मार्गदर्शक मानता था। 1589 ईस्वी में अबुल फजल को अकबर के द्वारा उसके विजयों का इतिहास लिखने का आदेश प्राप्त हुआ। उसने दरबारी इतिहासकार के रूप में अपने सरकारी कार्य पर बड़ा कड़ा परिश्रम किया और 7 वर्षों में उसने अकबर के शासन काल के 41वें वर्ष तक का विवरण पूरा किया। बाद में 5 संशोधन उसमें और जोड़ने के बाद विवरण 1602 ईस्वी के प्रारंभ तक पहुंच गई। अर्थात ये अबुल फजल की मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक की घटना का उसने इसमें वर्णन कर दिया था। मृत्यु। अकबर को अपने अंतिम दिनों में अपने पुत्र जहांगीर के विद्रोह का सामना करना पड़ा।
इस समस्या का समाधान करने के लिए अकबर ने अपने विश्वस्त सलाहकार एवं साम्राज्य के प्रधानमंत्री अबुल फजल को इस गंभीर समस्या के मार्गदर्शन के लिए दक्षिण से बुलाया। चूँकि अबुल फजल जहांगीर को सत्ता के योग्य नहीं समझता था, इस कारण जहांगीर के मन में अबुल फजल के प्रति घृणा की भावना थी और इसी घृणा की भावना के अंतर्गत उसने दक्षिण से लौटने के क्रम में शहजादा सलीम के सहायक ओरछा के वीर सिंह बुंदेला ने दक्षिण से आ रहे अबुल फजल की नारवार में 19 अगस्त 1602 ईस्वी में नृशंस हत्या कर दी और उसके कटे हुए सिर को जहांगीर के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार से एक उत्कृष्ट इतिहासकार का अंत हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अबुल फजल की लेखन शैली। तो अबुल फजल की लेखन शैली उच्च कोटि की थी। मासिर उल उमरा के अनुसार लेखक के रूप में अबुल फजल के समान कोई अन्य लेखक नहीं था। उसकी शैली उच्चतर अन्य लेखकों से भिन्न है। उसने पुराने इतिहासकारों के लिखने के अंदाज को रद्द किया। शब्दों के उपयोग तथा निर्माण और वाक्यों को प्रभावित करने की कला अद्वितीय थी। उसने दर्शन शास्त्र की भाषा और अंदाज को ऐतिहासिक जरूरतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया। अबुल फजल ने इतिहास लेखन में बौद्धिक तत्वों का समावेश किया। उसने विषय के प्रति विवेकपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया और अकबर के समय का समकालीन इतिहास लिखते समय धर्मांधता, सांस्कृतिक परंपरावाद अथवा रूढ़ियों और भ्रांत धारणाओं का विरोध किया और विवेकपूर्ण रास्ता का अपनाया। अर्थात अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना के समय उन सभी विचारधाराओं को अलग कर दिया जिसका पालन पूर्ववर्ती इतिहास कर रहे थे। जैसे वे जब ग्रंथों की रचना करते थे उसमें धर्म को स्थान देते थे, सांस्कृतिक परंपरावाद को स्थान देते थे, पुराने विचारों को उसमें प्रस्तुत स्थान देते थे, जिसका अबुल फजल ने खंडन किया, उसने उसका विरोध किया। इस कारण अबुल फजल को अपने युग के सभी इतिहासकारों में अद्वितीय माना जाता है या माना जाना चाहिए। एक कुशल दरबारी की तरह अपने राजा तथा मित्रों के सद्गुणों की प्रशंसा करता हुआ उनकी त्रुटियों को छिपाने का प्रयास करता था। उसका विवरण जटिल, उच्च श्रृंखल तथा अस्पष्ट है और उनमें आम घटनाओं का अनावश्यक वृत्तांत है और वह साधारणतः अपने आश्रयदाता के गुणों में ही समाप्त होता है। इसे उसके लेखन शैली के दुर्बल पक्ष माना जा सकता है। अर्थात अबुल फजल की जो लेखन शैली थी वो काफ़ी उच्च कोटि की थी। उसने अपने लेखन में पुराने विचारधाराओं को नहीं रखा और न परिवर्तन के अनुसार, समय के परिवर्तन के अनुसार उसमें नई विचारधाराओं को स्थान दिया। इस कारण उसकी जो लेखन शैली थी वो अन्य इतिहासकारों की तुलना में काफ़ी उच्च कोटि की थी। इस कारण उसे अपने समय के इतिहासकारों में अद्वितीय माना जाता है। चूँकि वह दरबारी इतिहासकार था, इस कारण उसने अकबर के अवगुणों को इसमें नहीं दिखाया, अपने ग्रंथ में वर्णन नहीं किया, जिसे आधुनिक इतिहासकारों ने उसके लिखन शैली का एक दुर्बल पक्ष के रूप में देखा है। अब बात करते हैं अकबरनामा की। तो 1589 ईस्वी में अबुल फजल को अकबर ने अपने विजयों का इतिहास लिखने का आदेश दिया। अबुल फजल ने 7 साल के कठिन परिश्रम के बाद इस विवरण को पूरा किया। बाद के 5 संशोधन और उसमें कुछ और विवरण जोड़ने के बाद यह विवरण 1602 ईस्वी के प्रारंभ तक पहुंच गया। अकबरनामा अकबर तथा इसके इतिहास के संबंध में हमारे ज्ञान का मुख्य स्रोत बनकर आता है। इसकी विषय वस्तु को इसके लेखक ने सामग्री के विशाल ढेर में से चुना था। वह सामग्री सरकारी भी थी और गैर सरकारी भी। यह किसी भी दूसरे एकाकी स्रोत में नहीं मिलती। इस संबंध में अबुल फजल ने भी लिखा है कि मैंने महामहिम यानी अकबर के क्रियाकलापों के अभिलेख तथा विवरणों को एकत्रित करने में काफ़ी परिश्रम तथा अनुसंधान लगाया। मैंने काफ़ी लंबे समय तक राज्य के नौकरों तथा प्रख्यात परिवार के विद्य सदस्यों से पूछताछ की। अर्थात अबुल फजल ने इस ग्रंथ की रचना करते समय सभी तत्वों को ध्यान में रखा और जिन्हें जो भी याद था, चाहे वे परिवार के विद्य सदस्य हों, राज परिवार के विद्य सदस्य हों या राज परिवार की सेवा करने वाले विद्य नौकर चाकर हों, उन सभी से उन घटनाओं के बारे में जाना जो उसके समय में घटित हुई और उन घटनाओं को अबुल फजल ने विभिन्न स्रोतों से जांच करते हुए अपने ग्रंथ में स्थान दिया।
अबुल फजल के कड़े परिश्रम के परिणाम स्वरूप एक विशाल पुस्तक अकबरनामा 3 खंडों में आई। प्रथम खंड में बाबर और हुमायूं सहित अकबर के पूर्वजों का विवरण दिया गया। द्वितीय खंड पूरी तरह से क्रमिक व्यवस्था में अकबर के शासनकाल के प्रथम 46 वर्षों की सर्वांगीण विवेचना को समर्पित है। अतः अकबर के 46 वर्षों के शासनकाल का वर्णन द्वितीय खंड में किया गया। तृतीय खंड में आईन अकबरी, जिसका नाम है, का शीर्षक दिया गया। इसे भी पहले दो खंडों के साथ एक ही समय तैयार किया गया था और वास्तव में यह स्वयं पूर्ण एक भिन्न पुस्तक, अर्थात अकबरनामा में जो 3 खंड हैं उसमें प्रथम 2 खंड को एक रूप में देखा जाता है और तृतीय जो खंड है जिसे आईन अकबरी कहा जाता है उसे एक भिन्न पुस्तक के रूप में देखा जाता है। तीसरे खंड में शासन के विभिन्न विभागों की प्रशासकीय संस्थाओं तथा नियंत्रण का सूक्ष्म विस्तार, स्रोत, अवस्था, उद्योग, जनसंख्या तथा संपत्ति आदि के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। पहले खंड में 10, दूसरे खंड में 30 और तीसरे खंड में 16 आइन अर्थात अध्याय या विनियमन है, या उसे रेगुलेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में। जो 16 आइन है इसका यहाँ से आइन अकबरी के नाम से नाम दिया गया। अकबरनामा के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अबुल फजल ने अकबर को एक महानायक के रूप में इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया। उसने अकबर को इंसान कामिल या दिव्य पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है। उसने अकबर के जीवन से जुड़ी सभी घटनाओं को किसी न किसी प्रकार से दिव्य चमत्कार सिद्ध करने का प्रयास किया। उसने अकबर के जन्म को एक दिव्य घटना माना और उसके साथ कई दिव्य घटनाओं को जोड़ दिया। इसी प्रकार अकबर की शिक्षा को उसने पैगंबरों के अशिक्षित होने से जोड़ दिया। अकबर द्वारा समस्त हाथियों को पालना, उनको काबू में रखना भी ईश्वर की दी हुई ताकतों का परिणाम बताया गया। इस तरह अबुल फजल ने अकबर को एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा ऊंचा उठाने की कोशिश की। अकबर की विजय को एक कल्याणकारी कार्य माना गया, जिसका उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को उसकी उदारता, सहनशीलता, न्याय और अमन पर आधारित शासन प्रणाली का लाभ मिल सके। अर्थात कहने का अर्थ यही है कि अबुल फजल ने अपने ग्रंथ में अकबर को एक महान या दिव्य पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके जन्म के समय में कई दिव्य घटनाएं घटी। जैसे कि हम लोग पहले भी देखते हैं कि जो अवतार हुए उसके जन्म के समय जैसी घटनाएं घटी, दिव्य घटनाएं घटी, उसकी तुलना करते हुए अबुल फजल ने इसे अकबर के साथ भी जोड़ दिया। इसी प्रकार अकबर को शिक्षा नहीं मिल सकी थी, वह अशिक्षित रह गया था। इसकी तुलना उसने उन पैगंबरों से कर दी जो अशिक्षित थे, परंतु जिन्होंने अपने कार्यों के द्वारा जनता को काफ़ी अधिक नैतिकता के लिए काफ़ी प्रेरित किया, उन्हें उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार अबुल फजल ने अकबर को भी एक पैगंबर के रूप में दिखाने का प्रयास किया, उसे एक दिव्य पुरुष के रूप में दिखाने का प्रयास किया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अवगुण उपस्थित नहीं था। अकबर के द्वारा मस्त हाथियों को पालना और उनको काबू में रखना, इसे भी ईश्वर की कृपा, ईश्वर के ताकत के रूप में दिखाया गया। अर्थात अकबर को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि उसमें उस पर ईश्वर की विशेष कृपा है। इस कारण उसने अकबर के द्वारा किए गए विजयों को भी एक ऐसे सिद्धांत के रूप में देखा जिसका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को उसकी उदारता, सहनशीलता, न्याय, अमन पर आधारित शासन प्रणाली को प्राप्त करना। अर्थात अबुल फजल ने अकबर को एक दिव्यता या एक देव के रूप में दिखाने का प्रयास किया। अकबरनामा के अतिरिक्त अबुल फजल की पत्रों का संग्रह रूप अबुल फजल भी अकबर के समय के इतिहास के संबंध में अत्यधिक उपयोगी तथा प्रामाणिक सूचना स्रोतों में शामिल होती है। ये पत्र अबुल फजल ने कभी कभार अकबर, राजकुमारों, रानियों के अतिरिक्त शाही खानदान के सदस्यों और हरम के अन्य विशिष्ट लोगों तथा अधिकारियों को लिखे थे। इसी प्रकार इनसा अबुल फजल अथवा मकतबत-ए-आलमी में सरकारी डाक विवरण दिया गया है, जो कि सरकारी हैसियत से विद्वान प्रधानमंत्री ने तैयार किया था। उक्त पुस्तक 3 भागों में विभाजित है। पहले भाग में पत्र एवं फरमान दिए गए हैं जो अबुल फजल ने तैयार किए तथा बादशाह की तरह विदेशी गणमान्य व्यक्तियों तथा सामंतों को भेजे गए।
दूसरे भाग में अबुल फजल की उन याचिकाओं तथा प्रतिवेदन का विवरण दिया गया जो अबुल फजल ने बादशाह के लिए राजनीति के मामलों तथा राष्ट्रहित के मुद्दों पर किया था। और तीसरे भाग में अबुल फजल द्वारा लिखित सामान्य तथा विविध विषय के साथ ही उसकी स्वयं की साहित्यिक ऐतिहासिक रचनाओं पर टीका टिप्पणी दी गई है। अब बात करते हैं हम लोग मूल्यांकन की। तो जैसा कहा गया, निसंदेह मध्यकालीन भारत के इतिहास में अकबरनामा का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे अबुल फजल ने 7 साल के कठिन परिश्रम के पश्चात लिखा था। अकबरनामा अकबरकालीन इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अबुल फजल ने बड़ी ही कठिन परिश्रम से इसके विभिन्न स्रोतों से तथ्यों को खोज कर इसका उपयोग किया। उसने अपने लेखन शैली से इस ग्रंथ को विशिष्ट रूप प्रदान किया। पूर्ववर्ती लेखकों की परंपराओं को अस्वीकार करते हुए उस नई शैली से इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में समकालीन घटनाओं का बड़ा ही सूक्ष्मतापूर्वक वर्णन किया गया, परंतु इन सब के बाद भी अबुल फजल को निष्पक्ष इतिहासकार नहीं कहा सकता। उसने अपने ग्रंथ में अकबर के चरित्र का महिमा मंडन किया, अर्थात उसके चरित्र का अधिक से अधिक बखान किया, उसे एक नए रूप में दिखाने का प्रयास किया, उसे देव पुरुष के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। इलियट और एल्फिंस्टन जैसे यूरोपीय इतिहासकारों ने अबुल फजल को अकबर का प्रशंसक और चाटुकार कहा। उनका कहना है कि अबुल फजल ने अकबर के तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा और उसे अलौकिक शक्तियों का स्वामी बताया है। यहाँ इन जो इतिहासकार हैं, इनका जो आरोप है वो काफ़ी हद तक सत्य भी है। अबुल फजल ने अनावश्यक रूप से अकबर के चरित्र का महिमा मंडन किया, उसे देवीय पुरुष के रूप में दिखाने का प्रयास किया। जहाँ तक कहा गया है कि अलौकिक शक्ति का स्वामी है, तो यहाँ एक बात और कहना है कि जो दहसाला प्रथा टोडरमल के द्वारा प्रारंभ किया गया था, उसका श्रेय भी अबुल फजल ने अकबर को दिया है। अर्थात अबुल फजल ने अकबर के प्रशंसा के लिए कोई भी कसर छोड़ी नहीं। उससे जितना हो सका उसने बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास किया। उसने अपना वर्णन मुगल बादशाह दरबार तक ही सीमित रखा। किंतु यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि अबुल फजल एक ऐसे समय में इतिहास लिख रहा था जब उसके पर अकबर का संरक्षण था, और अपने संरक्षणकर्ता को क्रोधित करना अबुल फजल के लिए मूर्खतापूर्ण कार्य होती। इस कारण उसने अपने संरक्षक को प्रसन्न करने के लिए उसके चरित्र को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। इस कारण यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए अबुल फजल के द्वारा जिस लेखन शैली का प्रयोग किया गया या अकबर के चरित्र का जिस प्रकार से महिमा मंडन किया गया, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। इस कारण अकबरनामा को अकबरकालीन इतिहास की जानकारी का अमूल्य स्रोत माना जाता है। इसके विवरणों की प्रामाणिकता अन्य स्रोतों से भी सिद्ध होती है। इस कारण अबुल फजल के लेखन शैली का पूर्ण रूप से उपेक्षा करना उचित नहीं होगा। अर्थात अकबरनामा एक अच्छा ग्रंथ है, उसकी लेखन शैली जो अबुल फजल के द्वारा उपयोग की गई वो भी काफ़ी उत्तम है, परंतु इसमें एक छोटी सी या इसमें एक जो खामी थी वह यह थी कि अबुल फजल ने अकबर के चरित्र को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। इसका मतलब यह नहीं है कि अकबरनामा पूर्ण रूप से अनुपयोगी ग्रंथ है। इसके बाद भी यह कहा जा सकता है कि अकबरनामा एक उपयोगी ग्रंथ है। उसमें अकबरकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रामाणिक वर्णन प्राप्त होता है, और अकबर के शासनकाल से संबंधित जो वर्णन है उसका हमें सही विवरण अकबरनामा प्रदान करता है। इस कारण अबुल फजल और अकबरनामा को एक अच्छे इतिहासकार के रूप में तथा एक अच्छे ग्रंथ के रूप में स्वीकार करना गलत नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अबुल फजल के इस विषय संबंध कुछ सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं, परीक्षा में आ सकते हैं, वो इस प्रकार से हैं। मध्यकालीन इतिहासकार के रूप में अबुल फजल का वर्णन कीजिए। अकबरनामा के बारे में आप क्या जानते हैं? मध्यकालीन इतिहास लेखन में अबुल फजल के योगदान की समीक्षा करें। अबुल फजल के इतिहास लेखन का आलोचनात्मक विवरण परीक्षण कीजिए। अकबर के आश्रित इतिहासकार के रूप में अबुल फजल के इतिहास लेखन का वर्णन कीजिए।
आईने अकबरी के बारे में आप क्या जानते हैं? संभवतः ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय भी हो सकते हैं और लघु उत्तरीय भी। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके परीक्षा में उपयोगी होंगे या आपके परीक्षा में आ सकते हैं। इस कारण इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को तैयार किया गया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर संभव हो तो अपने सहपाठियों से इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।